हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है संज्ञानात्मक सिद्धांत। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने जाना था अंतर्दृष्टि सिद्धांत के बारे में, जिसे कोहलर ने दिया था और उन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1886 ईस्वी को स्विट्जरलैंड में हुआ था। आधुनिक युग में ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने क्रांति पैदा कर दी। आज तक ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में शोध एवं अध्ययन किए गए। उनमें सबसे विस्तृत और वैज्ञानिक रूप से आदान प्रदान यानी कि आदान या फिर जीन पियाजे ने सबसे विस्तृत रूप से और वैज्ञानिक रूप से सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। तो आगे है दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार लिखा गया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाता है। आगे है दोस्तों, पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी है कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा होता है या जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधित योग्यताओं जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इस प्रकार की क्रियाएं करने की क्षमता होती है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है, बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, उसका बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ता जाता है और वह बुद्धिमान बनता जाता है। दोस्तों, जब बालक जन्म लेता है, पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी गई है कि बच्चों में बुद्धि का विकास उसके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, उसके जन्म के साथ ही जुड़ा होता है। लेकिन प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों को लेकर आते हैं, सहज क्रियाओं से संबंधित योग्यताओं को लेकर आते हैं, जैसे चूसना, माँ का दूध पीना, देखना, वो सभी को देखते हैं, वस्तुओं को पकड़ना, अगर कोई चीज़ दी जाए तो वो पकड़ते हैं, वस्तुओं तक पहुँचना, वो खिसक के या फिर जैसे भी अगर चलना जानते हैं, चल पाते हैं तो चल के जाके वस्तुओं तक पहुँच जाते हैं आदि को लेकर पैदा होते हैं। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रिया करने की क्षमता होती है। मतलब जन्म के समय जो बालक होता है उसकी बौद्धिक संरचना का रूप सिर्फ इतना ही होता है, इस प्रकार की क्रियाएं करने की क्षमता उसके अंदर होती है। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, उसकी बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह और अधिक बुद्धिमान बनता जाता है। आगे दोस्तों, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या देखते हैं दोस्तों। पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया। पियाजे ने किसी जानवर पर नहीं, पिछले जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कुछ जैसे थांडाइक ने बिल्ली पे किया, पावलाव ने कुत्ते पे किया, कोहलर ने चिंपैंजी पे किया, लेकिन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया। तो पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा। उनकी जो अवस्थाएं थी, जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ उसकी खोज की। इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में महत्वपूर्ण संप्रत्यय इस प्रकार है। जैसे पहला है अनुकूलन। पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्तियों को अनुकूलन कहते हैं। पियाजे के अनुसार दोस्तों बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है उसे ही अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन की उपक्रियाएं भी हैं। देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी उपक्रियाएं हैं। तो इसमें है आत्मसात्करण, एसिमिलेशन, यह अनुकूलन की उपक्रिया है। तो आत्मसात्करण से अभिप्राय है कि वह बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए अथवा वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु पूर्व में सीखे गए क्रियाओं का सहारा लेता है। इसका अर्थ ये है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं लिखा क्या है। लिखा यह है कि आत्मसात्करण से अभिप्राय है कि बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए अथवा वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु पूर्व में सीखे गए क्रियाओं का सहारा लेता है। इसका अर्थ यह दोस्तों कि नए ज्ञान को
पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है। बालक जो है अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है। अगला है दोस्तों समायोजन, एकोमोडेशन। समायोजन के अंतर्गत पूर्व में सीखी गई क्रियाएं काम में नहीं आती, जो पूर्व ज्ञान है वो उसके काम में नहीं आती समायोजन के अंतर्गत, बल्कि इसमें बालक अपनी योजना और व्यवहार में परिवर्तन लाकर वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके, जो पूर्व ज्ञान होता है उसको यूज में न लाके उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही समायोजन कहलाता है। अगला है दोस्तों साम्य धारण। इसे हम साम्य धारण दोस्तों, हम साम्य धारण को संतुलन भी कह सकते हैं। साम्य धारण या संतुलन। संतुलन देखते हैं दोस्तों संतुलन का अर्थ क्या है। तो संतुलन का अर्थ है कि इस प्रकार का प्रत्यय अनुकूलन से मिलता जुलता है। जो संतुलन है वो अनुकूलन से मिलता जुलता है, या जो साम्य धारण है वो अनुकूलन से मिलता जुलता है। साम्य धारण में बालक आत्मसातकरण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। साम्य धारण प्रत्यय में बालक आत्मसातकरण व समायोजन दोनों का प्रयोग करता है। इसका अर्थ है दोस्तों कि जो संतुलन या साम्य धारण है इसके द्वारा बालक आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। साम्य धारण का अर्थ है दोस्तों कि जो बालक है संतुलन या साम्य धारण के द्वारा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है, यानी कि दोनों को जोड़ के रखता है, एक संतुलन बना के रखता है दोनों के बीच। आगे है स्कीमा। बालक जब गुणों का विकास करके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो वह अपनी बुद्धि का विकास करता है। स्कीमा का अर्थ है दोस्तों कि जब बालक अपने गुणों का विकास करके अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो वह अपनी बुद्धि का विकास करता है। आगे है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं या पियाजे की मानसिक विकास की अवस्थाएं। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं या बालक के मानसिक विकास की अवस्थाएं दी हैं उसके बारे में दोस्तों। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। जैसे पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो सबसे पहले हम पहला जानते हैं दोस्तों, इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेगी गात्मक अवस्था या सेंसरीमोफर स्टेज। ये 0 से 2 वर्ष के बीच का होता है दोस्तों ये स्टेज, ये अवस्था। तो इस अवस्था में यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि होती है। इस अवस्था में बालक में प्रत्यक्षीकरण का गुण पाया जाता है। इस अवस्था में बालक के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण प्रदर्शित होता है। इस आयु में बालक शारीरिक रूप से वस्तुओं को पकड़कर इधर उधर रखता है, उन्हें उठाता है, हिलाता डुलाता है और वस्तुओं को मुंह में डालकर ज्ञान प्राप्त करता है। दोस्तों सबसे पहले ये जो इसमें लिखा हुआ है ये वर्ड वस्तु अस्थायित्व, इसका मतलब हम जानते हैं। वस्तु अस्थायित्व का मतलब है कि वस्तु अस्थायित्व को हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। तो इसका अर्थ है कि बच्चे के सामने अगर कोई वस्तु रखी गई हो तो वो तभी तक मानी जाती है, उसको बच्चा तभी तक मानता है जब तक वो उसके सामने रखी होती है। यदि बच्चा पेन देखकर उसे पकड़ने की जिद करता है, हम लिख रहे हैं और कोई भी बच्चा हमारे सामने है तो वो हमसे मांगता है कि हमें भी दो, हमें भी लिखना है। तो अगर वो जिद कर रहा है तो यदि हम पेन छिपाते हुए बच्चे से ये कह देते हैं या कहते हैं कि पेन अपने मम्मा के पास या पापा के पास चला गया, तो वो बच्चा वही मान जाता है और चुप हो जाता है, जिद करना छोड़ देता है। तो वस्तु अस्थायित्व का गुण प्रदर्शित होता है, इसका अर्थ ये होता है। अब आगे है, इस आयु में बालक शारीरिक रूप से वस्तुओं को पकड़कर इधर उधर रखता है, उन्हें उठाता है, हिलाता डुलाता है, वस्तुओं को मुंह में डालकर ज्ञान प्राप्त करता है। दोस्तों हमने देखा हो कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो किसी वस्तु को उठाते हैं खिलौना समझ के और उसे जहाँ से उठाते हैं वहाँ न रखते हुए कहीं और रख देते हैं। किसी भी चीज़ को, चाहे वो चप्पल हो, जूता हो, कपड़ा हो, किसी भी चीज़ को जिसे मुंह में नहीं डालना चाहिए उसे भी वो मुंह में डालते हैं। तो ये गुण पाया जाता है बच्चों में इंद्रिय जनित गामक अवस्था के अंतर्गत। अगला है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष के बीच की होती है, प्रिपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष
के बीच की होती है। इस अवस्था में बालक में भाषाईकरण, सामाजिकरण तथा आत्म केंद्रीयता के गुण विकसित होते हैं। इस अवस्था में बालक में नकल करने की प्रवृत्ति आ जाती है। इस अवस्था में बालकों में शब्दों के प्रति समझ पैदा हो जाती है। बालक वस्तु तथा उसके संदर्भ को समझने तथा शब्दों में अंतर स्पष्ट करने की भावना उत्पन्न हो जाती है और चिन्ह एवं प्रतीक में अंतर स्पष्ट होने लगता है। दोस्तों, इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक होते हैं उनमें भाषाईकरण यानी कि भाषा का, समाज का और आत्म केंद्रियता, खुद पे ध्यान देने का यानी आत्मनिर्भरता, आत्म केंद्रियता, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने का गुण विकसित होता है। और इस अवस्था में बच्चों के अंदर नकल की प्रवृत्ति भी आ जाती है, जैसे वो अनुकरण करने लगते हैं किसी भी चीज़ का। इस अवस्था में बालकों में शब्दों के प्रति समझ पैदा हो जाती है। मतलब जब बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, 2 साल के होते हैं लगभग, तो वो कई बातों को नहीं समझ पाते, लेकिन इस अवस्था में आते आते बच्चे हर शब्द का मतलब समझने लगते हैं। बालक वस्तु तथा उसके संदर्भ को समझने तथा शब्दों में अंतर स्पष्ट करने की भावना, बालक वस्तु यानी कि किस वस्तु को किस यूज़ में लाना चाहिए उसका मतलब समझ जाता है। शब्दों में अंतर स्पष्ट करने की भावना उत्पन्न हो जाती है। चिन्ह एवं प्रतीक में अंतर समझने लगता है, यानी कि अगर 2 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का नोट है तो वो पहचान जाता है कि ये कितने रुपये का नोट है या सिक्का है। आगे है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष के बीच की होती है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक में पहचानना, विभेदीकरण, वर्गीकरण के गुण पाए जाते हैं। इस अवस्था में बालक के अंदर चिंतन, तर्क का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने में समर्थ हो जाता है। इस अवस्था में बालक के विचार प्रौढ़ के विचार के अधिक निकट होते हैं। मतलब कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस अवस्था में जो बालक है वो हर सबको पहचानना शुरू कर देता है, विभेद करने की क्षमता आ जाती है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करने लगता है कि कौन सी चीज़ किस वर्ग में आएगी। और इस अवस्था में बालक के अंदर चिंतन यानी कि चिंतन करने, किसी बात पे विचार करने की क्षमता आ जाती है, तर्क करने की क्षमता आ जाती है। फिर बालक तार्किक क्रियाएं करने में समर्थ हो जाता है। इस अवस्था में बालक के विचार प्रौढ़ के विचार यानी कि जो युवावस्था के विचार होते हैं उस अवस्था से अधिक निकट होती है यानी मिलती जुलती है। अगला है दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में देखते हैं दोस्तों क्या है। इस अवस्था में संप्रेषणशीलता तथा निर्णयन क्षमता विकसित होती है, यानी कि अपनी बात किसी के सामने रखना सीख जाते हैं बच्चे 11 से 15 वर्ष के अंदर। किसी बात का निर्णय लेना, मतलब कोई निर्णय लेना है तो उसके काबिल हो जाते हैं। लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, मतलब लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, परिपक्व हो जाते हैं लगभग। यह अवस्था मानसिक विकास की ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण करता है। मतलब कई चीज़ों को इकट्ठा करके उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण करता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण करता है, यानी कि किसी भी समस्या का समाधान कर लेता है, कोई भी निर्णय ले सकता है, वो इतना परिपक्व हो जाता है, मतलब लगभग पूर्ण विकास हो जाता है बच्चे का। आगे दोस्तों कि पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है इसका शिक्षा में क्या उपयोग है, क्या अनुप्रयोग है। तो पहला है दोस्तों कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में यह कहा गया है कि अध्यापक अपने आप को विद्यार्थी के स्थान पर रखे, यानी कि विद्यार्थी के स्थान पर अध्यापक अपने आप को रखे और उनकी समस्याओं को विद्यार्थियों की दृष्टि से देखे, यानी कि अगर कोई समस्या है तो उसे अपनी नज़र से न हल करके अपने आप को विद्यार्थी के स्थान पर रखे और उसकी दृष्टि से उस समस्या को देखे और उसका हल निकाले। इसे साक्षात्कार प्रश्नावली निरीक्षण विधि द्वारा किया जा सकता है। अगला है दोस्तों अध्यापक को यह चाहिए कि वो छात्र को स्वयं सीखने दे, यानी कि स्वयं करके सीखने दे और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं संचालित करने दे। अगला है दोस्तों बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। उनके सीखने समझने के निर्माण का अलग ढंग होता है, यानी कि अपने ज्ञान का निर्माण इस सिद्धांत का प्रयोग जो शिक्षा में है उसके अंतर्गत बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। उनके सीखने समझने का निर्माण का अलग ढंग होता है, वो अलग ढंग से अपने सीखने समझने का
निर्माण करते हैं। अतः उन्हें सुविधाएं देकर स्वयं सीखने का अवसर देना चाहिए, यानी कि उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं देना चाहिए जो उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। आगे दोस्तों कि छात्र को जितना अधिक करके सीखने का अवसर मिलेगा, उसका ज्ञान उतना ही अधिक स्थायी और स्पष्ट होगा। दोस्तों कहने का आशय यह है कि अगर छात्र स्वयं करके सीखेगा, यानी कि स्वयं कोई कार्य करेगा, तो उसमें काफ़ी गलतियां भी होंगी और कुछ सही भी करेगा। सही करेगा तो सीखेगा, और गलती करेगा तब ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि जब गलत करेगा तो उसे पता चलेगा कि गलत हुआ है, तो वो उससे वापस से सही करने की कोशिश करेगा। इससे वो चीज़ उसके दिमाग में स्थायी हो जाएगी और स्पष्ट हो जाएगी। तो उसे स्वयं करके सीखने का अवसर देना चाहिए। आगे है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक या मानसिक विकास जो होता है वो निरंतर चलती रहती है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक इस चीज़ का विकास, संज्ञानात्मक और मानसिक विकास होता रहता है। आगे है, बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक सोपान के तहत होता रहता है। अध्यापकों को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर तब उसे शिक्षित करने हेतु योजना बनानी चाहिए। यानी कि अध्यापक को पहले बालक के मानसिक विकास की अवस्था को निर्धारित कर लेना चाहिए, यानी कि बालक का कितना मानसिक विकास हुआ है उसको निर्धारित कर लेना चाहिए, उसकी अवस्था को निर्धारित कर लेनी चाहिए। उसके बाद उसे शिक्षा देने की योजना बनानी चाहिए। इसके बाद है दोस्तों, तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। यानी कि जो तार्किक चिंतन का विकास होता है, तर्क होता है बच्चों में, ये बाल्यावस्था में होता है और इसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। अतः शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अगला है दोस्तों कि वर्ग में सामान्य रूप के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर उनमें विचार के माध्यम से तार्किक बुद्धि के विकास का अवसर देना चाहिए। लिखा है कि वर्ग में सामान्य रूप के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करना चाहिए। जो सामान्य रूप के विद्यार्थी होते हैं उन्हें छोटे छोटे समूहों में, ग्रुप में विभाजित कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए, और उनमें विचार के माध्यम से तार्किक बुद्धि के विकास का अवसर देना चाहिए। यानी उनके विचार के माध्यम से उन्हें तार्किक बुद्धि के विकास का, उनके तार्किक बुद्धि के विकास का अवसर देना चाहिए। आगे है दोस्तों, एंड लास्ट है, बच्चों को गलती करने और उनमें स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। और ये अवसर कैसे मिलेगा बच्चों को? जब बच्चे स्वयं करके सीखेंगे, तो उन्हें स्वयं करके सीखने का अवसर देंगे तो बच्चे गलती करेंगे और उससे स्वयं सुधारेंगे, और उन्हें इस चीज़ के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए ताकि वो खुद गलती करे, खुद उसका समाधान करें और खुद सीखें, वो स्वयं करके सीखें। इससे उनका जो ज्ञान होगा, जितना भी वो करेंगे, वो उनके दिमाग में अस्थायी रूप से, स्पष्ट रूप से बैठ जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था और उन्होंने बालक की हर अवस्था के बारे में बताया, लगभग 0 से 15 वर्ष तक की अवस्था के बारे में बताया है कि इस अवस्था में बालक क्या करता है, उसकी क्रियाएं क्या होती हैं, उसका मानसिक विकास क्या होता है, उसकी तार्किक शक्ति क्या होती है, क्या महत्वपूर्ण होता है, क्या क्या करता है बालक। तो इन सब के बारे में हमने जाना, और इस सिद्धांत का प्रयोग क्या है शिक्षा में, इन सब के बारे में हमने जाना। तो दोस्तों अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आज की वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें दोस्तों। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।